लेकिन उसके अलावा बात यहीं खत्म नहीं होती। बात यह है कि यहां से क्या एक डर जो है वो इधर भी दूसरे खेमे में जो विपक्ष है उस खेमे में भी बढ़ता है। क्या यहां जिन चीजों को ये जो सामने रख रहा हूं, इन चीजों को अगर देखें तो साफ साफ एक्स यानी ट्विटर ये कहते हुए कि हम इस पर सहमति अपनी नहीं जताते हैं, लेकिन भारी भरकम जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान है भारत के उसमें लॉ के हिसाब से जो बनाया गया है, उस आधार पे हमको ये काम करना पड़ रहा है। मतलब जबरन आप काम करवा रहे हैं और यानी बोलने की आजादी छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी 1977 में इंदिरा जी ने मतलब अर्ली 70s में 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी और वो काल और इस काल में जमीन आसमान का अंतर है, ये माना जाए। घोषित हो या अघोषित हो, लेकिन आप अगर तरह तरह के बैन लगाएंगे तो क्या माना जाए? और क्या यहां से 2024 का चुनाव किसी और दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि 14 और 19 के चुनाव को तो हम कई बार उसकी चर्चा करते हैं, 24 के चुनाव की चर्चा कल भी कर रहे थे। मैं पूछ रहा था कि किस दिशा में जाता हुआ, क्या इसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है 24 का चुनाव? राजीव जी, मोदी सरकार ने मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, तो उनकी चिंता सोशल मीडिया है, क्योंकि वहीं पे प्रतिरोध के स्वर दिखाई देते हैं, वहीं अपोजिशन पार्टीज अपनी बात कह पाती हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज को इनका मीडिया जगह नहीं देता। आज आपने एक अपवाद के रूप में कुछ एग्जाम्पल दिए कि इंडिया गठबंधन की बातें होना शुरू हो गई हैं। वो क्यों बातें शुरू हो रही वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मसला है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना, अब सोशल मीडिया इनकी रीच के बाहर है, क्योंकि वो कंपनियां अमेरिकन हैं, लेकिन वो भारत की ज़मीन पर उनका कानून भारत का लागू होता है, तो उस पर जितना संभव हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात राजीव जी हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अगर ये सोशल मीडिया कंपनीज जिस तरीके के स्टैंड ले रही हैं, ठीक है, वो सरकार के कहने पे अकाउंट बैन कर दिए उन्होंने उन सब यूजर्स को मेल भेजा है ट्विटर ने, एक्स ने, और मेल के साथ वो ट्वीट भी भेजे हैं कि किन ट्वीट पर ये कार्रवाई हुई है जी। तो अगर सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बैन कर सकते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया कंपनियां अपना एल्गोरिथम चेंज करती हैं, अपने कीवर्ड चेंज करती हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी इस चुनाव में, क्योंकि नैरेटिव सोशल मीडिया ही तय करता है। आज की तारीख में नैरेटिव जो है वो ये जो सरकारी मीडिया है, सरकार के पक्ष वाला मीडिया है, वो नहीं तय कर पा रहा है, वो तो सिर्फ एक ही तरीके की बात करता है। तो सोशल मीडिया ज़रूर चिंता मोदी साहब की है, और अभी भी बहुत कुछ वो कर नहीं पाए हैं। ट्विटर भी कर्नाटका हाई कोर्ट में गया हुआ है, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फैसला आएगा जी। दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया के स्वर बदले हुए लग रहे हैं, मुझे भी देखना है कि ये कब तक कितना आगे तक जाते हैं। लेकिन ये जो फौरी वजह है जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रतिबंधित होना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मोदी सरकार अपनी एजेंसियों के थ्रू सारे कॉरपोरेट को और इन मीडिया मालिकों को भी अपने कब्जे में रख रही थी। किसने कितना पैसा दिया, कौन से अकाउंट से दिया, शेल कंपनीज कौन सी हैं, अपोजिशन को कितना पैसे दिया, ये सारी जानकारियां उनके पास स्टेट बैंक के थ्रू आ रही थी, और उसका इस्तेमाल हो रहा था कॉर्पोरेट इंडिया की गर्दन दबाने में। अब थोड़ी राहत कॉर्पोरेट मीडिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मिली है इलेक्टोरल बॉन्ड पे बैन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर ये ट्रेंड है तो इसको आगे भी देखना होगा कि ये ट्रेंड आगे क्या करता है। दूसरी बात, जहां सतपाल मलिक की बात है, देखिए सतपाल मलिक जी गवर्नर रहे जी। उन्होंने जो कुछ भी किया वो गवर्नर रहते हुए किया, उस पोस्ट पे किया, और गवर्नर रहते हुए अगर जो कुछ भी किया है तो संविधान की धारा 361 के तहत उनको
कानूनी छूट है। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये केवल परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए सीबीआई उनके घरों पे या उनसे जुड़े लोगों के पास जा रही है। सतपाल मलिक जी के मैंने 3 बार इंटरव्यू किए राजीव जी, बिल्कुल। और मैं दर्शकों को बता दूं कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे बड़े मकान का। बड़ा बड़ा मकान कितना, 2 बेडरूम का फ्लैट का। वो इस बार जब मैं इंटरव्यू लेने गया हूं तो छोटे मकान में थे, 1 बेडरूम के फ्लैट में आ गए हैं, क्योंकि उसका पिछले मकान का किराया बहुत ज्यादा था, वो दे नहीं पा रहे थे। आप ऐसे आदमी के यहाँ जो गवर्नर रहा है, वो किराया नहीं दे पा रहा 2 बेडरूम फ्लैट का दिल्ली में, और वो शिफ्ट हो गया 1 बेडरूम फ्लैट में, उसके आप सीबीआई भेज रहे हो। क्यों सीबीआई भेज रहे हैं? क्योंकि पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब तक, राजस्थान तक जो जाट बेल्ट है, उस जाट बेल्ट में परेशानी है। आप जयंत चौधरी को लेकर आए, जयंत चौधरी के आते ही किसान आंदोलन शुरू हो गया, जी। और जयंत चौधरी के मामले में बीजेपी भी खामोश है, और जयंत चौधरी भी एनडीए के मामले में खामोश है। और अगर किसान आंदोलन ये लंबा चलता है, जैसा कि लग रहा है जी। कि चुनाव तक खिंचता है, तो मुझे नहीं लगता है कि जयंत चौधरी एनडीए में कितने दिन तक रह पाते हैं। किसान आंदोलन की मौजूदगी में बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए एनडीए में रह पाना भी। तो क्योंकि सतपाल मलिक की अपील है जाट बेल्ट में और किसानों में, इसलिए उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। पुलवामा का मामला तो उन्होंने उठाया ही, लेकिन अभी वो सभी किसान नेताओं संपर्क में है। मैं जब उनके घर था तो कई फोन उनके पास आ रहे थे, जी। और वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी बहुत सारी हताशा के साथ जो है वो चुनाव में जा रही है, और लगातार ऐसी हरकतों से लगता है कि कॉन्फिडेंस में कमी है कहीं। और जहां तक 1 की बात है राजीव जी, देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं है। वो 132 सीटें हैं दक्षिण भारत की, तो बीजेपी का यूनिवर्स 410 सीटों के आसपास है, उसमें भी कम है। उसमें भी बहुत सारे इलाके आप निकाल ले, जैसे पंजाब है, पंजाब में नहीं है, बिना अकाली दल के नहीं जीत सकते थे वहां पे भी। कश्मीर में नहीं है, तो तमाम ऐसे इलाकों में वो नहीं भी हैं। तो 350 सीटों पे अगर 1 होगा तो बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि दक्षिण भारत तो इस बार बीजेपी को जो थोड़ी बहुत सीटें मिल गई थी, इस बार और भी मुश्किल होगी उनके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम